बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 9th क्लास की हम फिज़िक्स डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लास्ट टाइम तक हमने जो कुछ डिस्कस किया था उसमें हमारा चैप्टर नंबर जो 5 था वो कंप्लीट हो चुका हुआ था। आज हम एक नए चैप्टर का आगाज़ करेंगे जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी, यूनिट नंबर 6। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और आप डेली लाइफ में उसकी एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा देखते हैं। आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अब से लेकर जो मेरे नेक्स्ट 7 to 8 लेक्चर्स या 9 लेक्चर्स जितने भी होंगे इस चैप्टर से रेलिवेंट, आप उनको बड़े ध्यान से सुनिएगा। बड़ा इजी है, साथ साथ आपने उसको तैयार करना है। बेटा एक बात ज़रा ज़हन में रख लें, मैंने आपसे बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, सारे टीचर्स डिस्कस कर रहे हैं कि ये टाइम जो अब हम आपके यूटिलाइज़ कर रहे हैं आपने इसको सीरियसली लेना है, क्योंकि इंशाल्लाह जैसे ही हमारे स्कूल्स ओपन होते हैं तो हम जो अपना सिलेबस होगा वो उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये जो दरमियान वाला गैप होगा ये जिसमें हम पढ़ा चुके हुए होंगे, डेफिनेटली इतना टाइम नहीं होगा कि हम इसको रिवाइज़ करते हैं। हमारी तो कोशिश होगी कि हम चलें इसको भी रिवाइज़ करवा दें, लेकिन आपको पता है कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं वो ऑलमोस्ट अपने टाइम पर ही होंगे, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल जो है टाइम वेस्ट ना करें। और मुझे बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिल रहा है 9th क्लास का, स्पेशली मैं बार बार ये बात करता हूँ कि 9th क्लास जो है वो बहुत अच्छा फ़ीडबैक देती है, वो रफ प्रैक्टिस करती है, डेली मुझे जो है वो रफ प्रैक्टिस मिलती हैं। तो इसका मतलब है जो स्टूडेंट्स हैं वो पेन ले रहे हैं और ये पेन लेने ही से जो है वो सिला मिलता है किसी भी चीज़ का। तो जो अभी तक जिन्होंने सीरियस नहीं लिया, बेटा काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको डेली बेसिस पर करें। ज़्यादा लंबे लेक्चर नहीं होते, पर एवरेज जो है वो 15 to 20 मिनट्स का एक लेक्चर होता है। और बीइंग अ स्टूडेंट मैंने खुद भी डिफरेंट लेक्चर्स को सुना कि अगर कोई स्टूडेंट इस लेक्चर को ले या दूसरी बुक्स के लेक्चर्स को ले तो वो उसके लिए क्या ऐसा रहेगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा अगर आप बुक ओपन कर कर बैठें और आप 15-20 मिनट बस उसको इंटेंसिटी के साथ, एक स्पेशल अटेंशन के साथ सुने, तो मेरा ख्याल है कि आप बहुत ईजिली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और देन आपने उसको याद करके सिर्फ उसकी रफ प्रैक्टिस करनी है, और तो ना आपने स्कूल आना है, ना आपके पास और कोई जिम्मेदारी है, ना आप, तो मेरा ख्याल है कि रिलैक्स वे के अंदर आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बेटा इस बात को खातिर में लेकर आएंगे और आइंदा जो है हमें इस तरह फ़ीडबैक देते रहेंगे। तो आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है उसका नाम है कि वर्क एंड एनर्जी, यूनिट नंबर 6। 5 यूनिट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसमें जो हम स्टार्ट में, अगर आप बुक्स ओपन कर लें अपनी काइंडली, पेज नंबर 117 पर ये आपको मिलेगा वर्क एंड एनर्जी। वो कहते हैं कि जब हम ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो एबल होंगे किस चीज़ के लिए, ये समझने के लिए डिफ़ाइन वर्क क्या है, उसके ऐसे यूनिट्स क्या होंगे, कैलकुलेट वर्क डन बाय यूजिंग इक्वेशन हम डिस्कस कर चुके होंगे। हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम इसमें देखेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है। डेफिनेटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज़ जो हैं वो है। अच्छा, आप मैं दरमियान में इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपको ये पता है कि स्कूल के अंदर कंस्ट्रक्शन भी साथ साथ जारी है। इंशाल्लाह जब आप आएंगे तो आपको एक नई बिल्डिंग भी मिलेगी देखने को, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्कूल का ऑलमोस्ट चेंज हो चुका हुआ है। एक न्यू लुक के साथ हम इंशाल्लाह आपका वेलकम करेंगे। तो अगर ये दरमियान में, लेक्चर के दरमियान कहीं आपको थोड़ा बहुत नॉइज़ फ़ील होता है तो आप काइंडली इसको थोड़ा सा बेयर कर लिया करें कहीं ना कहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से ये हैमर की आवाज़ या कोई ना कोई आ रही होती है। कोशिश मेरी ये होती है कि मेरी आवाज़ जो है वो क्लियरली और लाउडली मैं बोलने की कोशिश करता हूँ इसी वजह से। अच्छा, आते हैं जी बैक टू द टॉपिक। वो कहता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज़ को हम डिस्कस करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि हम एनर्जी जो है वो कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मैं इतने मेगावाट एनर्जी चाहिए थी, वो पावर हो गई इतने, तो ये सारे डैम बनने चाहिए। आपका जो इस वक्त का जो सबसे ज़्यादा हॉट इशू चल रहा है, जो अगर आप न्यूज़ चैनल पर देखते हैं तो वो हमारा भी रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह डैम को उन्होंने इफ्तिताह किया। अल्लाह करे हम इस मंसूबे को जल्द जो है वो मुकम्मल कर लें, और इसके क्या फ़वाइद होंगे मैं ये भी आपसे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करूँगा। और उसके अलावा हम देखेंगे कि डैम एक्चुअल बिजली किस तरह पैदा करता है, ये क्या फिनोमिना होता है। तो लिहाजा हम देखेंगे फॉसिल फ्यूल एनर्जी क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन कैसे करती है, सोलर एनर्जी क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, जियोथर्मल एनर्जी क्या है, विंड एनर्जी क्या है, या बायोमास एनर्जी क्या है, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे E=mc², आइंस्टाइन इक्वेशन बड़ी फेमस है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर वो कहता है हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में किस तरह जनरेट होती है, उसकी हम ब्लॉक डायग्राम को पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट का क्या इश्यूज़ हैं इन सारी चीज़ों के साथ, क्योंकि जैसे जैसे फैक्ट्रीज लगती हैं या कोई भी चीज़ की जनरेशन होती है तो इन्वायरमेंट डेफिनेटली इफेक्ट होता है, तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट हम देखेंगे। और इन द एंड जो है वो हम
पावर के बारे में डिस्कस करेंगे, एफिशिएंसी देखेंगे कि किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो क्या हो सकती है, सिस्टम किस तरह काम करते हैं और हम उससे मैक्सिमम आउटपुट किस तरह ले सकते हैं। और फिर पावर क्या चीज़ होती है, वर्क डन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम देखें तो किसी भी चीज़ की पावर आ सकती है, किसी चीज़ की पावर ज़्यादा होती है। जब आप मशीनरी ख़रीदने जाते हैं तो वो पूछता है आपसे कितनी हॉर्स पावर चाहिए। आमतौर पर जो आपके घर में जो मोटर लगी हुई होती है, पंप जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप, जो पानी आपका जो है वो ज़मीन से निकाल कर टैंकी तक आपके पास लेकर जाता है, उसकी भी आप पावर आप डिफरेंट होती है, 1 हॉर्स पावर, 1.5 हॉर्स पावर एंड ऑल डैट। उसके बाद जो है वो हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जैसे तमाम चैप्टर में होते हैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, वर्क का मतलब होता है काम। अगर मैं आपके ज़िम्मे कोई काम लगाऊं तो आप कहेंगे जी सर मैं बिल्कुल कर लेता हूं। तो काम आपके ज़िम्मे मैं क्या लगाऊं, लेट्स सपोज मैं आपको कोई एक टब या कोई एक बाल्टी जो है वो पानी से भर कर देता हूं और उसके देने के बाद मैं कहता हूं कि ये आपने यूँ उठानी है और उठा के आपने इस तरह खड़े रहना। आप कहेंगे सर सिर्फ खड़े रहना है, मैं कहूँगा हाँ जी सिर्फ खड़े रहना है, यहाँ खड़े रहो मैं भी आऊँ। तो आप काफ़ी देर के बाद थकना महसूस कर देंगे और जब आपको मैं कहूँगा ठीक है अब आप रख दें तो आप अपने फ्रेंड्स को जाके कहेंगे आज बड़ा काम किया। भाई क्या काम किया? भाई मैं बाल्टी लेकर जो है वो खड़ा रहा। आप तो कहेंगे बड़ा काम किया, लेकिन फिज़िक्स यानी कि साइंस की रूह से साइंस ये कहती है, फिज़िक्स ये कहती है कि आपने कोई काम नहीं किया। क्यों भाई क्यों कोई काम नहीं किया? फिज़िक्स के रूह से फ़र्क तब होगा जब आप किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे। डेफिनेटली बाल्टी उठाने के लिए तो फोर्स लगानी पड़ी, लेकिन आप उस फोर्स के नतीजे में कुछ ना कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और डायरेक्शन फोर्स की चेंज भी हो सकती है। तब जाकर जो है वो फिज़िक्स ये कहते हैं, साइंस कहती है कि आपने कोई ना कोई काम किया। अगर आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही तो भी हम इसको ज़रा देखते हैं। पेज नंबर 119 आप निकालें और आप देखें फर्स्ट पैराग्राफ वो क्या कहते हैं। जनरली वर्क रेफर्स टू परफॉर्म सम टास्क फॉर जॉब। आमतौर पर यही लिया जाता है। इन साइंस वर्क हैज़ प्रिसाइज मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल अ मैन कैरिंग अ लोड। मैंने कहा आप बाल्टी उठा लें तो उसने कहा कोई भी एक लोड उठाए, इज़ डूइंग वर्क बट ही इज़ नॉट डूइंग वर्क इफ़ ही इज़ नॉट मूविंग वाइल कीपिंग द लोड ऑन हिज हेड। वो कहता है अगर उसने अपने सर पर उठाकर वो सामान मूव नहीं किया तो फिर उसने कोई काम नहीं किया। मतलब आपने 2 बैग रख लिए सर पर, 3 बैग रख लिए और आप कहेंगे बड़ा काम कर लिया और आपने मूव नहीं किया, तो वो कहते कोई काम नहीं किया। साइंटिफिकली वर्क इज़ डन ओनली व्हेन एन एफर्ट और अ फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट। व्हेन वर्क इज़ डन एनर्जी इज़ यूज। वो कहते हैं जब वर्क डन होता है तो फिर एनर्जी जो है वो क्या होता है, यूज़ होती है। दस वर्क एंड एनर्जी आर रिलेटेड टू ईच अदर। Concept of energy is an important concept in physics. It helps us to identify the changes that occur when work is done. This chapter deal with this concept of work, power and energy. तो हम इसके अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम 6.1 आर्टिकल की तरफ आते हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम ही वर्क है, ठीक है। अब वो ये कहता है कि जब भी आप किसी बॉडी पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। लेट्स सपोज दिस वन इज एन ऑब्जेक्ट। कोई भी एक ब्लॉक ले लें, इस ब्लॉक को आप क्या लगाते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, तो ये बॉडी मूव कर कर कहाँ पहुँच जाती है, यहाँ पहुँच जाती है। बॉडी मूव करके कहाँ पहुँचती है, यहाँ पहुँच जाती है। यानी आपने यहाँ पर फोर्स लगाई और बॉडी ने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है वो क्या कर लिया, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है वो क्या किया, कवर किया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फिर मैथमेटिकली वो कहता है कि वर्क डन किसके बराबर हुआ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये हुआ अगर आप किसी बॉडी पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी क्या करती है, उस डायरेक्शन में मूव करती है और सम डिस्टेंस जो है वो क्या करती है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर करती है, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वर्क डन कहलाएगा। बात समझ आ गई। पेज नंबर 119 नीचे डायग्राम बनी हुई है, देखें। इन फिजिक्स वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। द क्वेश्चन अराइज हाउ मच फोर्स इज डन। अब आप ये देखेंगे दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतना ज़्यादा वर्क डन होगा, और जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर होगा उतना भी ज़्यादा वर्क डन होगा। तो द ग्रेटर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड लॉन्गर इज द डिस्टेंस, तो क्या होगा, मूव बाय इट लार्जर वुड बी द वर्क डन। तो मैथमेटिकली वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो W इज इक्वल टू Fs। बात समझ आ गई। अब हमें ये समझ आ गई कि अगर फिजिक्स या साइंस के रूप से आपने वर्क डन करवाना है तो आपने जिस भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगानी है,
बशर्त होगा वो ऑब्जेक्ट जो है क्या करे, मूव करे, सम डिस्प्लेसमेंट कवर करे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है, डेफिनेटली जब फोर्स लग रही है तो कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाई है तो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। सम टाइम ऐसा नहीं होता। सम टाइम ऐसा होता है कि फोर्स किसी एंगल पे लगती है और ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एंगल पर मूव करता है। लेट्स सपोज कि आपके पास एक लगेज है, जो एक बैग है, और आप उसको स्लाइड करके लेकर जा रहे हैं। और जब आप स्लाइड करके लेकर जा रहे हैं तो आपने उसका जो हैंगर है या जो उसकी स्ट्रिप है वो आपने इस तरह करके पकड़ी हुई है। अब आपने जब इस तरह करके पकड़ी हुई है तो आपकी फोर्स की डायरेक्शन है ये वाली, और लगेज जो है वो आपके पास इस तरह स्लाइड करते आ रहा है। लेट्स सपोज कि ये आपके पास फोर्स की डायरेक्शन होती है और लगेज जो है वो इस तरह मूव कर रहा होता है। तो सम एंगल, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन अगर ये है और डिस्प्लेसमेंट ये है तो फिर कोई ना कोई एंगल होगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? जब आप किसी एयरपोर्ट पर जाते हैं या टर्मिनल, बस टर्मिनल पर जाते हैं और आप अपने लगेज इस तरह करके यूँ करके लेकर जा रहे होते हैं, उस डायरेक्शन में उस वक्त आपकी फोर्स जो है इस डायरेक्शन में जा रही होती है, लेकिन लगेज तो आपके साथ साथ इस तरह ऊपर नहीं आ रहा होता, वो क्या कर रहा होता है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। तो इसका मतलब हुआ कि सम टाइम जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो किसी एंगल पर भी हो सकती हैं। और जब एंगल इन्वॉल्व होता है तो फिर आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन्वॉल्व होती है। फोर्स के कितने कंपोनेंट हैं? तो दो ही कंपोनेंट हमने डिस्कस किए हैं। एक कौन सा होता है, एक्स, और एक कौन सा होता है, वाई। ये वाई होता है और ये क्या होता है, एक्स होता है, और हमने इनके बारे में आगे पढ़ा हुआ है। तो ये देखिए 120 पेज पर क्या कहते हैं, सम टाइम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डू नॉट हैव द सेम डायरेक्शन सच एज शोन इन फिगर हेयर फोर्स एफ इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फोर्स, जैसे नीचे डायग्राम में दिखाया गया, जैसे मैंने आपको बताया। तो द बॉडी इज मूव रिजॉल्विंग एफ इनटू परपेंडिकुलर। तो फिर आपको अच्छी तरह पता है कि एफ एक्स किसके बराबर होता है? जी बिल्कुल, एफ कॉस थीटा। और एफ वाई किसके बराबर होता है? एफ साइन थीटा। ये हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में फोर्स की रेजोल्यूशन के अंदर पढ़ लिया था। वो कहते हैं इन केस व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट पैरेलल, अगर ये दोनों चीज़ें पैरेलल नहीं हैं तो इसका मतलब होगा ओनली द एक्स कंपोनेंट एक्स एफ एक्स पैरेलल टू द सर्फेस कॉज द बॉडी टू मूव ऑन द सर्फेस एंड नॉट द वाई कंपोनेंट। ये बात बड़ी समझने की है। अगर तो ये देखें कि ये पैरेलल का मतलब है कि फोर्स भी इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। लेकिन वो कहता है अगर ये पैरेलल नहीं है, अगर ये पैरेलल नहीं है तो ये फिर किसी सम टाइम लेट्स सपोज कि ये इस डायरेक्शन में सपोज, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप ये बात समझने की कोशिश करें कि अगर तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि फोर्स का कोई ऐसा कंपोनेंट यूज हो रहा है जो इस डायरेक्शन वाला होता है, और इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? एक्स। तो अगर ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल नहीं है, जैसे कि ये देखें कि फोर्स लग रही है यहाँ पर और ये डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है यहाँ पर, तो फिर फोर्स का कौन सा एलिमेंट है जो इसको लेकर जाएगा? तो फिर फोर्स का एक्स कंपोनेंट लेकर जाएगा, क्योंकि एक्स कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है। जो चीज़ पैरेलल होगी वही लेकर जाएगी, क्योंकि बॉडी ने इस डायरेक्शन में मूव नहीं किया। अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करते फिर हम कहते हैं ये फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बॉडी ने सम एंगल एक्स एक्सिस पर मूव किया है। इसका मतलब ये हुआ फिर वाई और एक्स कंपोनेंट में से जो कंपोनेंट पैरेलल होगा, और डेफिनेटली कौन सा कंपोनेंट पैरेलल है? एक्स कंपोनेंट पैरेलल है। तो इसलिए उसने कहा कि एक्स, और फिर एक्स कंपोनेंट जब इन्वॉल्व होगा तो हम क्या लगाएंगे? W = F एक्स एस, यानी ये F की जगह फिर उसका कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। और एक्स कंपोनेंट किसके बराबर है? F cos थीटा के। तो फिर वर्क डन आपके पास किसके बराबर हो जाएगा? F s cos थीटा, यानी कि वो cos थीटा मैंने साइड पे कर दिया। तो आपने ये इक्वेशन नंबर 6.2 यानी कि जो बनती है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बनती है 1, ठीक है। तो फिर डेफिनेशन क्या होगी? वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। और वर्क क्या है जी? आपके पास स्केलर प्रोडक्ट है। बेसिकली फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट है। तो वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो है वो स्केलर होता है। ये हायर क्लासेस में आप जाकर पढ़ेंगे। बहरहाल फिलहाल जो है वर्क डन जो खुद से है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि जब कभी कोई बॉडी काम करती है तो ओवरऑल हम उसको अगर देखें जाएँ तो वो एक एनर्जी कंज्यूम करती है। तो हम ये कहते हैं कि 6 जूल एनर्जी कंज्यूम हुई है या 6 जूल एनर्जी का वर्क डन हुआ है। तो वो फिर हम ये नहीं देखते कि किस डायरेक्शन में हुआ, क्योंकि एनर्जी जो है वो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अगर उसका इम्पैक्ट है तो वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, तो वो डेफिनेटली फिर स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ वर्क क्या है जी? जूल है। डेफिनेटली मैंने आपको बताया जैसे डिफाइन है। अच्छा, अब जूल के अगर तो 1 न्यूटन किसी बॉडी पर फोर्स लगे और वो 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो फिर क्या होगा? जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? 1 जूल होगा। यानी होना तो चाहिए 1 न्यूटन मीटर, और 1 न्यूटन मीटर आपको पता है किसके बराबर होता है? जूल के बराबर होता है। तो लिहाजा यही वो होगा। द अमाउंट ऑफ वर्क इज 1 जूल व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस द बॉडी थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन एंड मीटर। और जो इसके जूल वेरी स्मॉल यूनिट है, आपने इसके बड़े यूनिट देखे होंगे किलो जूल एंड मेगा जूल, तो ये होगा ठीक। 6.1 एग्जाम्पल ज़रा देखें, इसी से रेलिवेंट है। एक गर्ल है जो कैरी कर रही है 10 kg का बैग अप स्टेयर्स पर एट हाइट ऑफ 18 स्टेप ईच 20 सेंटीमीटर हाई, यानी कि 20 सेंटीमीटर का स्टेप है और 18 स्टेप वो चढ़ती है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क शी हैज़ डन टू कैरी द बैग, कितना जो है वो उसने वर्क डन किया उस बैग को जो है वो कैरी करने के लिए। और हमें कहा कि जी की वैल्यू को आपने क्या ले लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्केल ले लेना है। तो अभी हम जरा देखते हैं कि किस तरह जो है वो डेफिनेटली जी मैथ्स कितना गिवन है जी, 10 kg और हाइट कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, 18, ठीक है। और जी की क्या वैल्यू है, 10 मीटर पर सेकेंड। हमने क्या फाइंड आउट करना, वर्क डन। और आपको पता है वर्क डन किसके बराबर होता है, F इंटू एस। अच्छा एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट आमतौर पर हम लेते हैं जब कोई भी चीज़ क्या करें, लीनियरली मूव कर रही हो, हॉरिजॉन्टल मूव कर रही हो, तो हम एस लेते हैं। इन टर्म ऑफ हाइट जो है वही डिस्प्लेसमेंट, वही डिस्टेंस अगर हम ऊपर की तरफ चले जाएँ तो वो हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप एफ एस भी कर सकते हैं और एफ एच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास क्या चाहिए, फोर्स चाहिए और फोर्स आपके पास नहीं है। और हाइट चाहिए, हाइट भी आपके पास एक स्टेप की है, 18 स्टेप्स की नहीं है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो फोर्स निकालने के लिए F इज इक्वल टू डब्ल्यू और W इज इक्वल टू mg। ये कैपिटल W है वर्क डन की निशानी, ये स्मॉल w होता है वो जो वर्क डन वेट निकालता है। तो मैथ्स कितना है आपके पास, 10 इंटू 10 आपके पास कितना हो गया जी, 100 न्यूटन। फोर्स तो आपके पास आ गई 100 न्यूटन इजीली। अब आपने क्या निकालना, हाइट निकालना है। तो डेफिनेटली अगर एक की हाइट जो है वो 20 है, तो और अगर आप इसको कन्वर्ट कर लें 0.2 मीटर में, तो फिर हाइट क्या हो जाएगी, टोटल हाइट आपके पास हो जाएगी 0.2 मल्टीप्लाई बाई 18 दैट इज़ 3.6 मीटर। तो 3.6 मीटर जो है वो टोटल हाइट बन गई। तो वर्क डन फिर किसके बराबर है, F इंटू एच। एफ आपके पास 100, 3.6 और ये आपके पास आ जाएगा 360 जूल। ठीक है, समझ आ गई। इसी तरह का एक न्यूमेरिकल जो है वो ऑलरेडी आगे भी आएगा, जो न्यूमेरिकल आएगा तो आपने समझ लेना कि अगर एक स्टेप की हाइट दी हुई है स्ट्रेट्स की, तो जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। बशर्ते है कि आपने सिस्टम अपना ऐसा ही रखना है। उसके बाद आपने अगर फोर्स या वेट नहीं होता तो वह mg के साथ हम इजीली निकाल लेते हैं और फार्मूला आपने पुट करना है और आपके पास ये हो जाएगा। अच्छा, अब आप इससे करें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम निकालें। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जी इसी से रेलिवेंट एक, जो कि है 6.1 पेज नंबर 142 पर। जी उसमें क्या कहता है कि मैन जो है वो पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स। तो हमें डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है आपके पास, फोर्स कितनी है 300 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट गिवन है 35 मीटर। वर्क डन जो है वो फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस आपके पास 300 इंटू 35 और ये आ जाएगा 10,500 जूल। बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी, एक ही फार्मूला यूज़ होता है। तो आपके पास ये हो गया आज का जो हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने आर्टिकल नंबर 6.1 जो है वो पढ़ा है कंप्लीट। और हमने दो न्यूमेरिकल के लिए एक एग्जांपल और एक हमने क्या किया है, एक इसका न्यूमेरिकल किया है। आपने इसकी रफ प्रैक्टिस करके मुझे सेंड करना है। और आज का लेक्चर मैंने पहला टॉपिक सिर्फ इसलिए पढ़ाया कि ताकि थोड़ी सी बेस बन जाए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे 6.2 आर्टिकल एंड 3 और उससे आगे देखते हैं कि फिर हमारे पास क्या होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।